हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के लिए। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड में अगर हम देखें लास्ट के कुछ ट्रेडिंग सेशन से, तो लास्ट के 5 दिनों के अगर हम ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। लास्ट के 1 महीने के ट्रेडिंग सेशन को अगर आप देखेंगे तो महीने भर में जितने भी ट्रेडिंग सेशन हमें देखने को मिले उन सभी में ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो गिरावट जैसी सिचुएशन हमें देखने को मिली। तो मंथली बेसिस पे अगर आप देखें तो टेक्निकली ये आपको बहुत ज़्यादा बेरिश देखेगा मंथली बेसिस पे भी, और इवन वीकली बेसिस पे देखेंगे तब अब भी आपको बेरिश देखेगा, लेकिन डेली बेसिस पे देखेंगे तब आपको बहुत ज़्यादा ही कुछ बेरिश दिखेगा। गाइस, इस कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो लगभग जो इसकी ट्रेडिंग प्राइस चल रही है 9.78 के आसपास चल रही है। 9.52 से लेकर 9.52 से लेकर 10.01 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है लास्ट के 5 दिनों से। मार्केट कैप है इसकी 247.15 करोड़ रुपए। इस कैपिटल लिमिटेड का, रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का 52 वीक लो है 5.96 का और 52 वीक हाई है 14.71 का। इस कंपनी के लिए अगर हम देखें तो रिटर्न परसेंटेज बहुत ही ज़्यादा चिंता करने वाले हैं, देखने लायक नहीं है। ईयर टिल डेट में 18.70% का नेगेटिव रिटर्न है, एक हफ्ते में 2.40% का नेगेटिव रिटर्न, 1 मंथ में 19.37% का नेगेटिव रिटर्न, एक 8.68% का नेगेटिव रिटर्न है 3 मंथ्स में, और 6 मंथ में और 1 ईयर में इसका पॉजिटिव है जो कि 7.59% है 6 मंथ का, और 1 साल में है 45.10% का। अब गाइस, यहाँ पे एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की बहुत सारी इसकी सब्सिडरीज कंपनीज थी, बहुत सारी इसकी एसेट्स जिसको मोनेटाइज किया जा रहा था, उनका क्या हुआ? बहुत सारे बिडर्स अलग अलग कंपनीज के लिए बिड कर रहे थे, उन सारी चीज़ों का क्या हुआ? तो गाइस देखिए, यहाँ पे जो इस कंपनी के एसेट मोनेटाइजेशन के लिए जो प्रोग्राम चल रहा था उसके लिए कंपनी बार बार यही बताती रही है कि कुछ इसके सामने लीगल हर्डल्स हैं, यानी कुछ लीगल चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से ये अपने डेट सर्विसिंग भी नहीं कर पा रही है, साथ साथ में एसेट्स को मोनेटाइज भी नहीं कर पा रही है। अगर एसेट को मोनेटाइज नहीं करेगी तो इसके पास कैश कंसिडरेशन नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, तो फिर ये आगे डेट सर्विस कैसे करेगी? तो यहाँ पे इसी बात को लेकर के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि मोनेटाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? अंदर ही अंदर कोई चाल तो नहीं चली जा रही है? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, मोनेटाइजेशन प्रोसेस को नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे कुछ जो लीगल हर्डल्स बताई जा रही है, ये लीगल हर्डल्स कहाँ से आ रही हैं, क्या आपको पता है? बेसिकली यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने मना किया था इस कंपनी के जो अनिल अंबानी जी हैं, इनको इस बात से मना किया गया था कि आप इस कंपनी के शेयर्स को किसी भी तरीके से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जो है आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे। इवन इस कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको भी आप डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे, एलियनेट नहीं करेंगे, इनकम्बर नहीं करेंगे, राइट? तो इसी के चलते जो है ये कंपनी अपने बिजनेसेस को बेच नहीं पा रही है। उसको बिडिंग तो हो गई थी लेकिन उसको मोनेटाइजेशन, उसको मटेरियलाइज नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे कारण ये बताया जा रहा है। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने इस चीज़ के अलाउंस दी थी कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी के लिए पेमेंट कर सकती है, स्टैट्यूटरी ड्यूज़ हैं उसको पे कर सकती है, लेकिन अपनी किसी भी एसेट को या फिर अब शेयर्स हैं कंपनी के वो भी उसके एसेट्स के पार्ट हैं, ठीक है, तो उसको ये नहीं किसी भी तरीके से डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो अब इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, अब ये चीज़ जो है क्लियरली बताना समझ नहीं आता है, लेकिन इस बात को तो
ऐसा देखने से लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट कहीं ना कहीं अनिल अंबानी को हमेशा से फेवर करती रही है, बचाती रही है अलग अलग मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड अगर पूरे अपनी एसेट्स को बेच देगी तो वही बात हो गई कि एक घर का ओनर है और अपने घर के अलग अलग कमरों को बेच दे रहा है, तो फिर वो रहेगा कहाँ? फिर तो उसका भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गया ना वहाँ से। तो सेम सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। शायद अनिल अंबानी के बचाव के लिए एक 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 रास्ता हो जो दो तरीके के मीनिंग सामने रखता हो। यानी ऊपर ऊपर देखा जाए तो एक लीगल एक्शन है और अंदर ही अंदर देखा जाए तो उनके सेफ्टी के लिए काम चल रहा हो। ये मेरी तरफ से अपनी बातें हैं, शायद जो गलत भी हो सकती हैं, आप इसके ऊपर पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते हैं। ये आप समझिए, सुनिए और इसको आप चाहें तो निगलेक्ट कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट आपसे शेयर करना चाहूँगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को लेकर के। यहाँ पे कंपनी ने फिर से कुछ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स एनसीडीज़ होल्डर्स के ड्यूज़ को इन्होंने 22 अप्रैल जो कि लास्ट डेट थी, इन्होंने नहीं पे किया है। यानी इन्होंने फिर से, इस कंपनी ने अपने एनसीडीज़ के इंटरेस्ट पेमेंट को पे करने के लिए फेल हो गई। 22 अप्रैल जिसकी लास्ट डेडलाइन थी, यहाँ पे कंपनी ने डिस्क्लोज़ किया है कि इसके पास लगभग 14,827 करोड़ रुपए के टोटल नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हैं। ठीक है, एनसीडीज़ हैं। Q3 2021 के रिज़ल्ट को डिस्क्लोज़ करते समय कंपनी ने ये चीज़ अपडेट किया था। यानी अभी तक मार्च क्वार्टर तक की ये बात करी गई है। मार्च क्वार्टर नहीं, बेसिकली दिसंबर क्वार्टर तक। इसके अलावा गाइस आपको बताना चाहूँगा HDFC बैंक से इस कंपनी ने 2020 में जनवरी 2020 में लगभग अगर आप देखें तो यहाँ पे नहीं ऐसा नहीं है। HDFC बैंक के लगभग और एक्सिस बैंक, इन दोनों के लगभग 12 इंस्टॉलमेंट्स को कंपनी ने मिस किया है अभी तक, टोटल अगर हम देखें तो। और यहाँ पे जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बीच में 12 इंस्टॉलमेंट्स को इन्होंने मिस किया है। यहाँ HDFC से इस कंपनी ने जो लोन ले रखा था उसकी अमाउंट है 524 करोड़ रुपए, और जिसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है HDFC बैंक के थ्रू 10.6% से लेकर 13%। वहीं एक्सिस बैंक ने लोन दिया था रिलायंस कैपिटल को 101 करोड़ का, जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया गया है उसके लिए 8.25% पर एनम। तो टोटल आउटस्टैंडिंग अगर हम डेट की बात करें बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो 711 करोड़ है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल फाइनेंशियल इंडेटनेस जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का लगभग 20,643 करोड़ रुपए है एज ऑफ February 28, 2021। तो गाइज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा HDFC बैंक की जो मंथली इंटरेस्ट पेमेंट देनी होती है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड को, वो है 4.77 करोड़। वहीं हम बात करें एक्सिस बैंक के लिए तो एक्सिस बैंक को 71 लाख रुपए जो है मंथली इंटरेस्ट पेमेंट जो है रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से चाहिए होती है, लेकिन इसको भी इसने पे नहीं किया है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के फाइनेंशियल्स के बारे में। लास्ट में कंपनी ने 4018 करोड़ का नेट लॉस बुक किया था Q3 के अंदर। अब Q4 के अंदर क्या सिचुएशन होगी, अब रिज़ल्ट आएगा तभी पता चलेगा। नेट लॉस यहाँ अगर देखें तो उससे पहले वाले उससे एक साल पहले सेम क्वार्टर में 135 करोड़ का हुआ था। इस बार ह्यूज लॉस हुआ इनको देखने को मिला। तो गाइज़ यहाँ पे रिलायंस कैपिटल लिमिटेड से अगर हम देखें तो यही एक अपडेट थी जो आपको पता होनी चाहिए थी। कंपनी ने फिर से पेमेंट नहीं किया है एनसीडीज़ के इंटरेस्ट पेमेंट, जिसकी 22 अप्रैल 2021 लास्ट डेट थी। और यहाँ पे जो ये बहानेबाजी करी जा रही है कि जो लीगल हर्डल्स हैं या फिर लीगल हर्डल्स जानबूझ के क्रिएट करी गई हैं ताकि रिलायंस कैपिटल लिमिटेड की जो एसेट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बची रहें, वो बिक ना जाएं। क्योंकि पूरा अगर बिक जाएंगी तो कंपनी ख़त्म तो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड का एग्जिस्टेंस ख़त्म। फिर अनिल अंबानी के पास एक कंपनी तो पूरी तरीके से गई।
तो हो सकता है ये एक डबल मीनिंग चाल चली जा रही हो। आपका क्या कहना है इसके पीछे, आप जो भी चाहें बताना चाहें बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इंटरेस्ट है डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें, आपको एक लिंक मिलेगा अपस्टॉक में अकाउंट ओपन कराने के लिए। और दूसरी चीज़, अगर आपको एक कंटेंट अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, और इफ़ यू आर न्यू मेक श्योर टू हिट द सब्स बटन and click the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely. See you guys next time updating something new. Till then, take care.